परिचय। हेलो रोहित, तुम कैसे हो? पिताजी मैं अच्छा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं रसायन विज्ञान पढ़ रहा हूँ पिताजी। वाह, रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए अच्छा विषय है। धन्यवाद पिताजी। तुम जानते हो कि सभी वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। ऐसा कैसे संभव है पिताजी? और परमाणु क्या होते हैं? परमाणु साधारण पदार्थों की मूल निर्माण इकाइयां होते हैं। जैसे कि तुम जानते हो कि हर चीज अणुओं से बनी होती है और परमाणुओं के परस्पर मिलने से। अच्छा पिताजी, परमाणुओं में किस प्रकार की सामग्रियां होती हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं और इनमें एक केंद्रीय कोर होती है जो नाभिक कहलाती है। ये तो बहुत रोचक लगता है। क्या आप इस बारे में मुझे कुछ और बता सकते हैं? क्यों नहीं रोहित, आओ मैं तुम्हें परमाणु की संरचना के बारे में और अधिक बताता हूं। परिचय। हेलो रोहित, तुम कैसे हो? पिताजी मैं अच्छा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं रसायन विज्ञान पढ़ रहा हूँ पिताजी। वाह, रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए अच्छा विषय है। धन्यवाद पिताजी। तुम जानते हो कि सभी वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। ऐसा कैसे संभव है पिताजी? और परमाणु क्या होते हैं? परमाणु साधारण पदार्थों की मूल निर्माण इकाइयां होते हैं। जैसे कि तुम जानते हो कि हर चीज अणुओं से बनी होती है और परमाणुओं के परस्पर मिलने से। अच्छा पिताजी, परमाणुओं में किस प्रकार की सामग्रियां होती हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं और इनमें एक केंद्रीय कोर होती है जो नाभिक कहलाती है। ये तो बहुत रोचक लगता है। क्या आप इस बारे में मुझे कुछ और बता सकते हैं? क्यों नहीं रोहित, आओ मैं तुम्हें परमाणु की संरचना के बारे में और अधिक बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अपरमाणविक कणों की व्याख्या करना, परमाणु मॉडलों की चर्चा करना, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करना, संभारिक और समस्थानिक को परिभाषित करना, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि की व्याख्या करना, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की व्याख्या करना। अपरमाणविक कण। इलेक्ट्रॉन की खोज। विसर्जन नालिक कांच की एक लंबी नली होती है। इस नली में धातु के इलेक्ट्रोड सील किए हुए होते हैं जिस पर उच्च वोल्ट ताप प्रयुक्त की जा सकती है। यह नली विसर्जन नलिका के अंदर गैस का दाब नियंत्रित करने के लिए एक निर्वात पंप से भी जुड़ी रहती है। एनोड के पीछे स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप किया गया होता है। जब विसर्जन नलिका के अंदर गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब होता है तो नलिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यदि गैस का दाब कम करके लगभग 10⁻² वायुमंडलीय दाब कर दिया जाता है और इलेक्ट्रोडों पर लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसी समय गैस द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता है। यदि गैस का दाब कम करके 10⁻⁴ वायुमंडलीय दाब कर दिया जाता है तो प्रकाश का उत्सर्जन रुक जाता है। इसके बजाय नलिका एक धुंधले हरे प्रकाश के साथ चमकने, प्रतिदीप्त होने लगती है। यह प्रतिदीप्ति नलिका की दीवारों पर कैथोड से निर्गामित होती किरणों की बमबारी के कारण होती है। ये किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। ये किरणें इलेक्ट्रॉन कहलाने वाले ऋणावेशित कणों से निर्मित पाई गईं। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं। कैथोड किरणों के मार्ग में रखी कोई वस्तु स्पष्ट छाया बनाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। जब कैथोड किरणों के प्रवाह पर विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है
तो वे धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। जब कैथोड किरणों के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है तो वे ऋणात्मक कणों के लिए अपेक्षित दिशा में मुड़ जाती हैं। इससे पुष्टि होती है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ प्रयुक्त किए जाने पर जो एक दूसरे के अभिलंबवत लगाए जाते हैं, दोनों क्षेत्रों को इस प्रकार समायोजित करना संभव है कि कैथोड किरणें प्रतिदीप्त पर्दे पर उसी स्थिति में टकराएं जिस तरह वे कोई क्षेत्र न लगाए जाने पर टकराती हैं। इलेक्ट्रॉनों का आवेश द्रव्यमान अनुपात 1.76 गुणे 10 की घात 8 कूलम प्रति ग्राम पाया गया। कैथोड की प्रकृति या विसर्जन नलिका में ली गई गैस की प्रकृति से पृथक कैथोड किरणों में कणों के लिए E/m अनुपात समान पाया गया, जो दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन सभी सामग्रियों के सार्वत्रिक निर्माणक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। R.A. मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ज्ञात की। तेल की बूंदें एक छोटे छिद्र से होकर उपकरण में प्रवेश करती हैं और दो आवेशित प्लेटों के बीच गिरती हैं। एक सूक्ष्मदर्शी के जरिए बूंदों की गति का प्रेक्षण किया गया। आवेशित प्लेटों के बीच की वायु को X- किरणपुंज प्रवाहित करके आयनित किया गया। X- किरणें वायु के कणों को आयनित कर देती हैं। इस प्रकार उत्पन्न एक या अधिक इलेक्ट्रॉन तेल की बूंद द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me बराबर 9.31 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की खोज। 1886 में गोल्डस्टीन ने एक विसर्जन नलिका में एक छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया। निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन गुजारने पर उसने कैथोड के पीछे धनावेश वाहक एक नई प्रकार की किरणों का अवलोकन किया। इन किरणों को एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। एनोड किरणों के गुणधर्म। एनोड किरणों में आवेश द्रव्यमान अनुपात विसर्जन नलिका में गैस की प्रकृति पर निर्भर पाया गया। यह प्रेक्षित किया गया कि E/m अनुपात तब अधिकतम था जब विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस को लिया गया। यह इंगित करता है कि हाइड्रोजन से बनने वाले धनात्मक आयन सबसे हल्के होते हैं। इन सबसे हल्के धनावेशित कणों को प्रोटॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई। उसने अल्फा कणों को बेरिलियम पर टकराकर उदासीन कण उत्सर्जित कराए थे जो न्यूट्रॉन कहलाए। परमाणु मॉडल। परमाणु का थॉम्सन मॉडल। उसने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान घन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम या अधिक समान रूप से वितरित रहते हैं। परमाणु का यह मॉडल प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग मॉडल कहलाया। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। इस प्रयोग के अंतर्गत सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई गई। ये कण शीशे की एक प्लेट में एक झिर्री से गुजरते हुए पतले पुंज के रूप में प्राप्त किए गए। जिंक सल्फाइड ZnS से लेपित एक वृत्ताकार पर्दे को अल्फा कणों के कारण होने वाले विक्षेपण का पता लगाने के लिए पन्नी के परितः रखा गया। जब भी कोई अल्फा कण पर्दे से टकराता तो उस बिंदु पर प्रकाश की स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती। प्रेक्षण। अधिकांश अल्फा कण लगभग 99% सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल जाते हैं।
कुछ अल्फा कण छोटे कणों द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ कण या तो बहुत बड़े कोणों से विक्षेपित होते हैं या वास्तव में अपने पथ पर पीछे की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल की व्याख्या। उन्होंने अपने प्रेक्षणों की व्याख्या निम्नानुसार की। चूंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं, इससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। अल्फा कण धनावेशित होने तथा पर्याप्त द्रव्यमान वाले होने के कारण किसी भारी धनावेशित केंद्र द्वारा ही विक्षेपित हो सकते हैं। अल्फा कणों के विक्षेपण का छोटा कोण इंगित करता है कि परमाणु में एक भारी धनावेशित केंद्र उपस्थित होता है। रदरफोर्ड ने इस धनावेशित केंद्र को नाभिक का नाम दिया। भारी धनावेशित केंद्र से सीधे टकराने वाले अल्फा कण बड़े कोणों द्वारा विक्षेपित हुए। चूंकि ऐसे अल्फा कणों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए भारी धनावेशित केंद्र द्वारा घेरा गया स्थान बहुत कम होना चाहिए। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु। इस मॉडल के मुख्य बिंदु निम्न हैं। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा धनावेश नाभिक कहलाने वाले एक बहुत छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होता है। नाभिक इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है जो इसके चारों ओर बहुत उच्च गति से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच आकर्षण का स्थिर वैद्युत बल घूमते इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले अपकेंद्री बल द्वारा संतुलित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों पर कुल ऋणावेश नाभिक पर कुल धनावेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु अपनी समग्रता में वैद्युतिक उदासीन होता है। परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तत्व के परमाणु के नाभिक पर इकाई धनावेशों की संख्या तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक से इतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। सामान्यतः इसे Z अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे सामान्यतः अक्षर A से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर न्यूक्लियल आयनों की संख्या। संभारिक एवं समस्थानिक। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। किसी तत्व के समस्थानिक तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रदर्शित किए जा सकते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं वे संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रदरफोर्ड के मॉडल के दोष। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार एक आवेशित कण त्वरित किए जाने पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन सदैव एक त्वरण की अवस्था में रहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को विकिरण उत्सर्जित करना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मंद पड़ जाना चाहिए तथा अंततः एक कुंडलित पथ का अनुसरण करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणुओं के स्थायित्व की व्याख्या करने में विफल है। यह नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं करता और हमें उनकी ऊर्जाओं के बारे में कुछ नहीं बताता।
रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित रेखाओं की उपस्थिति की व्याख्या करने में भी विफल है। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। मैक्सवेल के प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। ये तरंगें दोलायमान विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के अभिलंबवत तथा संचरण की दिशा में होते हैं। तरंग का मानक। तरंग दैर्ध्य इसे तरंग के दो आसन्न तुंगों या द्रोणियों के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है और इसे सामान्यतः आंगस्ट्रॉम इकाइयों या नैनोमीटरों में मापा जाता है। एक आंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। आवृत्ति इसे एक सेकंड में एक बिंदु विशेष से गुजरती तरंगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे न्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। इसकी इकाइयां हैं चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज। वेग किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग का वेग कहलाती है। इसे अक्षर c से निरूपित किया जाता है। आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य का वेग c से निम्न संबंध होता है। c बराबर न्यू गुणे लैम्ब्डा। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। तरंग संख्या इसे प्रति इकाई लंबाई तरंग दैर्ध्य की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह तरंग दैर्ध्य के विलोम के बराबर होती है। इसे इससे निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक तरंग दैर्ध्य के मात्रक के व्युत्क्रम होता है। इसे सामान्यतः 1/सेंटीमीटर या 1/मीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। आयाम यह किसी तरंग के तुंग की ऊंचाई या द्रोणी की गहराई होती है। इसे सामान्यतः अक्षर a द्वारा निरूपित किया जाता है। तरंग का आयाम इसका घनत्व निर्धारित करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। विकिरण का तरंग सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा कृष्ण पिंड से विकिरण की परिघटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता। कृष्ण पिंड से विकिरण कोई आदर्श कृष्ण पिंड विकिरण का आदर्श अवशोषक तथा आदर्श उत्सर्जक होता है। जब ऐसे पिंड को गर्म किया जाता है तो यह लाल पप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तापमान और बढ़ाए जाने पर विकिरण का रंग लाल से परिवर्तित होकर पीला और फिर सफेद तथा फिर तापमान अत्यंत उच्च होने पर इसका रंग नीला हो जाता है। इससे पता चलता है कि कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्ध्य तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ कम होता जाता है। ग्राफ पर दाएं से बाएं की ओर विचार करें। किसी दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्ध्य में कमी होने के साथ बढ़ते हुए एक दिए गए तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम मान तक पहुंचती है और फिर तरंग दैर्ध्य में और कमी होने के साथ घटना आरंभ हो जाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। विकिरित होने वाली ऊर्जा सततः उत्सर्जित या अवशोषित नहीं की जाती, बल्कि यह क्वांटा कहलाने वाले छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में विविक्त रूप से उत्सर्जित या अवशोषित होती है। विकिरण के एक क्वांटम से जुड़ी ऊर्जा की मात्रा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। जहां नियतांक h प्लांक का स्थिरांक कहा जाता है और यह 6.625 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। कोई पिंड क्वांटम के पूर्णांक गुणजों के रूप में ही ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित कर सकता है, अर्थात E बराबर NH म्यू
जहां n बराबर 1, 2, 3, 4 इत्यादि। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब उस पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश टकराता है। इस प्रकार निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब विशिष्ट आवृत्ति वाला प्रकाश धातु के पृष्ठ से टकराता है तो धातु के पृष्ठों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो डिटेक्टर द्वारा खोज लिए जाते हैं। किसी विशिष्ट धातु के लिए एक विशिष्ट देहली आवृत्ति V0 होती है, अर्थात सीमा से कम आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, चाहे तीव्रता कितनी भी अधिक हो या किरणन कितने अधिक समय तक हुआ हो। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन यह इसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं होती। आइंस्टीन के अनुसार धातु में इलेक्ट्रॉन कुछ आकर्षी बलों के कारण रुके रहते हैं। इन बलों को निरस्त करने के लिए कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो धातु के अनुसार अलग अलग होती है। यह प्रकाश वैद्युत कार्य फलन W0 कहलाता है। W0 बराबर h न्यू नॉट। आइंस्टीन के समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। h न्यू बराबर h न्यू नॉट जमा गतिज ऊर्जा, अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर है h न्यू घटा h न्यू नॉट के। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। यह मानते हुए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है कि विकिरण क्वांटा कहलाने वाले ऊर्जा के छोटे पैकेटों से निर्मित होता है। ऊर्जा के इन पैकेटों को कण माना जाता है। दूसरी ओर विकिरण व्यक्तीकरण व विवर्तन जैसी परिघटनाओं को प्रकट करता है, जो इंगित करती हैं कि इनकी प्रकृति तरंगीय होती है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात इसकी प्रकृति कणीय होने के साथ तरंगीय भी होती है। क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण परमाणविक स्पेक्ट्रा। प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के एक पुंज का विभिन्न आवृत्तियों वाले विकिरण में बंटने की परिघटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है और पुंज के वर्ण विक्षेपण के पश्चात प्राप्त विकिरण पैटर्न वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने पर 7 रंग प्राप्त होते हैं, जो बिना किसी असांतत्य के बैंगनी से लाल तक होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक रंग अन्य रंगों में मिश्रित होता है। ऐसा स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा। जब किसी तत्व को किसी पद्धति का उपयोग करके, जैसे कि उसे गर्म करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके या विद्युत विसर्जन गुजारकर उत्तेजित किया जाता है, तो तत्व के अणु निश्चित आवृत्तियों के विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। बढ़ते तरंग दैर्ध्य या घटती आवृत्तियों के क्रम में इन विकिरणों की व्यवस्था तत्व का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या परमाणविक स्पेक्ट्रा कहलाती है। किसी तत्व का परमाणविक स्पेक्ट्रा तत्व की पहचान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और कभी कभी यह इसके परमाणुओं का फिंगरप्रिंट भी कहलाता है। अधिकांश तत्वों का परमाणविक स्पेक्ट्रा काली पट्टियों से पृथक की गई अनेक चमकीली रेखाओं से बना होता है। इसलिए परमाणविक स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम ऐसे विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा बनता है जो ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां निश्चित आवृत्तियों के विकिरण अवशोषित कर लिए जाते हैं। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। जब एक विद्युत विसर्जन
हाइड्रोजन गैस से गुजरता है तो इसके अणु हाइड्रोजन परमाणुओं में वियोजित हो जाते हैं। इस प्रकार उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु विविक्त आवृत्तियों के विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। प्राप्त स्पेक्ट्रम में बड़ी संख्या में चमकीली रेखाएं होती हैं। प्रत्येक रेखा हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की विशिष्ट आवृत्ति के संगत होती है। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ये रेखाएं निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। पराबैंगनी क्षेत्र में लाइमैन श्रेणी, दृश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी, अवरक्त क्षेत्र में पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी तथा फंड श्रेणी। यदि स्पेक्ट्रल रेखाएं तरंग संख्याओं के रूप में व्यक्त की जाएं, तो दृश्य क्षेत्र में रेखाएं निम्न सूत्र का पालन करेंगी। तरंग संख्या बराबर 1,09,677 गुणे 1/2 वर्ग माइनस 1/n वर्ग प्रति सेंटीमीटर, जहां n एक पूर्णांक है जो 3 के बराबर या इससे अधिक है। 3 अर्थात n बराबर 3, 4, 5 तथा इसी प्रकार अन्य। इसके पश्चात रिडबर्ग ने एक अधिक सामान्य सूत्र प्रदान किया जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सभी श्रेणियों पर लागू होता है। तरंग संख्या बराबर 1,09,677 गुणे 1/n1 वर्ग माइनस 1/n2 वर्ग प्रति सेंटीमीटर, जहां n1 और n2 इस प्रकार के पूर्णांक हैं कि n2 n1 से अधिक है। किसी श्रेणी विशेष के लिए n1 स्थिरांक है। 1,09,677 प्रति सेंटीमीटर का मान हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग स्थिरांक कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इस मॉडल के मुख्य बिंदु निम्न हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित चयनित वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के परितः घूम सकते हैं। इन कक्षाओं की निश्चित ऊर्जाएं होती हैं और ये ऊर्जा कक्षक या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। इन्हें 1, 2, 3, 4 इत्यादि के रूप में संख्यांकित किया जाता है या K, L, M, N के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। केवल वे कक्षाएं अनुमत होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणक एक पूर्ण संख्या होता है, जहां h प्लांक का स्थिरांक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई, जहां n बराबर 1, 2, 3 तथा इसी प्रकार अन्य। जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है तथा r कक्षा की त्रिज्या है। दूसरे शब्दों में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी विशेष कक्षा में रहता है, यह ऊर्जा मुक्त या प्राप्त नहीं करता। इसका अर्थ है कि एक विशेष कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिरांक रहती है, इसलिए ये कक्षाएं स्थैतिक स्तर भी कहलाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, तो यह दो ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा की निश्चित मात्रा अवशोषित करके किसी उच्चतर ऊर्जा स्तर में जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी निम्नतर ऊर्जा स्तर में आता है, तो यह विकिरण के फोटॉन के रूप में ऊर्जा की वही मात्रा विकिरित कर देता है। डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 बराबर h न्यू। न्यू बराबर E2 माइनस E1 बाय h, जहां न्यू उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। ऊर्जा का क्वांटीकरण तथा बोर का मॉडल। बोर के मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकरण का आशय यह है कि राशि किसी कक्षीय मान को प्राप्त करने के लिए सतत परिवर्तित नहीं हो सकती,
बल्कि कुछ विशिष्ट मान प्राप्त करने के लिए केवल विविक्त रूप से परिवर्तित हो सकती है। इस बिंदु को और समझने के लिए आइए एक सरल उदाहरण पर विचार करें। माना कि एक व्यक्ति सीढ़ियों पर नीचे उतर रहा है, अतः व्यक्ति की ऊर्जा विविक्त रूप से परिवर्तित होती है और विविध स्टेपों की ऊर्जाओं के संगत उसके कुछ निश्चित ऊर्जा मान ही हो सकते हैं। इस उदाहरण में व्यक्ति की ऊर्जा क्वांटीकृत हुई है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति किसी रैंप पर नीचे आता है तो ऊर्जा सतत परिवर्तित होती है और रैंप पर किसी बिंदु के संगत उसकी ऊर्जा के कोई मान हो सकते हैं। इस उदाहरण में ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं हुई है। इसलिए बोर के मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। बोर के मॉडल के मुख्य सफल बिंदु निम्न हैं। बोर का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर सकता है। बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन की किसी कक्षा विशेष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन करने में सहायक है। व्यंजक निम्न हैं। En बराबर -k वर्ग गुणे 2 गुणे पाई वर्ग गुणे m गुणे e की घात 4/n वर्ग गुणे h वर्ग, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, h प्लांक का स्थिरांक है, k कूलम का स्थिरांक नियम है। स्थिरांक का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि En बराबर -1312/n वर्ग किलो जूल प्रति मोल। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा की त्रिज्या के लिए एक समीकरण प्रदान किया। Rn बराबर n वर्ग गुणे h वर्ग बटे 4 गुणे पाई वर्ग गुणे k गुणे m गुणे e वर्ग। Rn बराबर n वर्ग गुणे 0.529 गुणे 10 की घात -10 मीटर। Rn बराबर n वर्ग गुणे 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार n के बढ़ने के साथ कक्षा की त्रिज्या बढ़ती है। हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। यह बोर की त्रिज्या कहलाती है। हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या। हाइड्रोजन के परमाणु में प्रथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तलस्थ अवस्था में होता है। जब विद्युत विसर्जन प्रदान करके आदि के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर किसी उच्चतर ऊर्जा स्तर में पहुंच सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन के प्रतिदर्श में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए विभिन्न परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन विभिन्न मात्राओं में ऊर्जाएं अवशोषित करते हैं और उत्तेजित होकर विभिन्न उच्चतर ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए आइए विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं के चौथे ऊर्जा स्तर n बराबर 4 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर विचार करें। कुछ परमाणुओं में यह सीधे तलस्थ अवस्था n बराबर 1 में आ सकता है, जबकि कुछ अन्य में यह कूदकर द्वितीय ऊर्जा स्तर n बराबर 2 में और इसके बाद प्रथम ऊर्जा स्तर n बराबर 1 में जा सकता है, जबकि कुछ अन्य परमाणुओं में यह तृतीय n बराबर 3 और द्वितीय ऊर्जा स्तरों से n बराबर 2 प्रथम स्तर में आ सकता है। उच्चतर ऊर्जा स्तरों से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमणों के कारण उत्पन्न होने वाली रेखाएं लेमेन रेखाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार उच्चतर ऊर्जा स्तरों से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्राप्त रेखाएं क्रमशः बामर, पाशन, ब्रैकेट और फंड रेखाएं कहलाती हैं। माना कि हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर n2 वाली एक उच्चतर कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन कूदकर n बराबर n1 वाले एक निम्नतर स्तर में आ जाता है। इस संक्रमण के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन फोटॉन विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तब उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति है आवृत्ति बराबर
3.29 गुणे 10 की घात 15 गुणे 1/n1 वर्ग माइनस 1/n2 वर्ग प्रति सेकेंड। तरंग संख्या के संदर्भ में 1,09,677 गुणे 1/n1 वर्ग माइनस 1/n2 वर्ग प्रति सेंटीमीटर। बोर के मॉडल की सीमाएं। बोर का मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रा को स्पष्ट नहीं कर सका। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रत्येक स्पेक्ट्रल रेखा कम अंतराल वाली रेखाओं में बंट जाती है। जी-मैन प्रभाव कहलाने वाली यह परिघटना बोर के मॉडल के आधार पर स्पष्ट नहीं की जा सकी। इसी प्रकार प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के अंतर्गत स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजन, जो स्टार्क प्रभाव कहलाता है, की व्याख्या भी बोर के मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। बोर मॉडल की असफलता के कारण। बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा गया। एक कक्षा को तभी परिभाषित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन की ठीक स्थिति और गति मालूम हो। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा यह संभव नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल ने पदार्थ के दोहरे व्यवहार की अनदेखी की और यह हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत है। क्या आप जानते हैं, परमाणु विखंडन करने वाले वैज्ञानिकों को मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वोच्च रिकॉर्ड तापमान का श्रेय प्राप्त है, जो सूर्य के आंतरिक भाग से 1,00,000 गुने अधिक गर्म है। लेड आयनों का संघटन करने वाले वैज्ञानिकों ने लगभग 5.5 ट्रिलियन सेल्सियस तापमान पर अत्यंत गर्म उप परमाणविक सूप निर्मित किया, जो क्वार्क ग्लुऑन प्लाज्मा कहलाता है। यह ताप किसी प्रयोग में दर्ज किया गया सर्वाधिक उच्च तापमान है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का आवेश द्रव्यमान अनुपात 1.76 गुणे 10 की घात 8 कूलम प्रति ग्राम पाया गया। रदरफोर्ड ने सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा धनावेश नाभिक कहलाने वाले एक बहुत छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होता है। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर न्यूक्लियाइनों की संख्या। मैक्सवेल के प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अभिलंबवत तथा संचरण की दिशा में होते हैं। कोई आदर्श कृष्ण पिंड विकिरण का आदर्श अवशोषक तथा आदर्श उत्सर्जक होता है। विकिरण के एक क्वांटम से जुड़ी ऊर्जा की मात्रा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, जहां नियतांक H प्लांक का स्थिरांक कहा जाता है और यह 6.625 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब उस पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश टकराता है। इस प्रकार निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी तत्व का परमाणुविक स्पेक्ट्रा तत्व की पहचान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और कभी कभी यह इसके परमाणुओं का फिंगरप्रिंट भी कहलाता है। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में रेखाएं निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। लाइमैन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी तथा फंड श्रेणी। रिडबर्ग ने एक अधिक सामान्य सूत्र प्रदान किया
जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सभी श्रेणियों पर लागू होता है। 1,09,677 प्रति सेंटीमीटर का मान हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग स्थिरांक कहलाता है। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा की त्रिज्या के लिए एक समीकरण प्रदान किया। Rn बराबर n वर्ग गुणे 0.529 एंगस्ट्रॉम।